ओके गाइस, तो जस्ट वी स्टार्ट फॉर द मॉडल क्वेश्चन नंबर पेपर 3 और उसका ये सेकंड पार्ट होगा. ठीक है, तो हम जस्ट स्टार्ट करते हैं. यू जस्ट रिवाइज फॉर इट एंड ऑब्वियसली धीरे से शांति से इसका कंसंट्रेशन भी कीजिएगा. ठीक है, तो देखिए कैसे इसमें जो है हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन देखो कि क्या है इसके अंदर कि क्लाइंट विथ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंक्स. ठीक है, क्लाइंट है जिसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुआ है और किसका हुआ है, लैरिंक्स का हुआ है. किसका हुआ है, लैरिंक्स का हुआ है. इज रिसीविंग ब्लियोमाइसिन इंट्रावाइनसली, कि जो क्या ले रहा है, ब्लियोमाइसिन ले रहा है और इंट्रावाइनसली आईवी रूट से ले रहा है. द नर्स केयरिंग फॉर द क्लाइंट एंटिसिपेट्स दैट विच डायग्नोस्टिक स्टडी विल बी प्रिस्क्राइब. तो यहाँ पे जब पेशेंट जो है वो किसके लिए, कार्सिनोमा के लिए लैरिंक्स के ब्लियोमाइसिन ले रहा है इंट्रावेनसली, तो यहाँ पे कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है स्टडी किया जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोमायोग्राफी. ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, सर्वाइकल रेडियोग्राफी या पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज़ जो है वो यहाँ पे किया जाएगा. तो ये जो ब्लियोमाइसिन है ना वो अफेक्ट करती है लंग्स को. किसको अफेक्ट करती है, लंग्स को. तो हम किसको देखेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, पीएफटी की, पल्मोनरी फंक्शन स्टडी करेंगे. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा. देखो क्या बोला है कि ब्लियोमाइसिन इज एन एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन दैट कैन कोज इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस. ठीक है, और ये इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस करवा देती है, विच कैन प्रोग्रेस टू पल्मोनरी फाइब्रोसिस. पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज along with hematological, hepatic and renal function test need to be monitored. The nurse needs to monitor lung sounds for dyspnea and crackles. nurse यहाँ पे जो है वो sounds जैसे कि dyspnea, difficult in breathing, crackles sound जो है वो भी देखेंगी, which indicate pulmonary toxicity, कि जो pulmonary toxicity को दिखाती है. The medication needs to be discontinued immediately if pulmonary toxicity occur. आपको पल्मोनरी टॉक्सिसिटी का कोई भी अगर दिखाई देता है सिम्टम्स तो फटाफट से जो है वो मेडिकेशन को क्या कर देना है, बंद कर देना है. ठीक है, फिर जो ऑप्शन बताया है कि ऑप्शन 1, 2 and 3 आर अनरिलेटेड टू द स्पेसिफिक यूज ऑफ दिस मेडिकेशन. इकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, सर्वाइकल रेडियोग्राफी, ये कोई इसके रिलेटेड नहीं है. ठीक है, पर ब्लियोमाइसिन में हम पीएफटी चेक करवाते हैं, लंग्स का टेस्ट हम चेक करते हैं, इसीलिए वही परफेक्ट हमको लगा. चल, और ब्लियोमाइसिन एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है, वो भी याद रखिएगा. अ क्लाइंट विथ एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया इज बीइंग ट्रीटेड विथ बुसल्फान. ठीक है, क्लाइंट को माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया है, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया है और क्लाइंट को ट्रीट किया जा रहा है बुसुल्फान से. विच लेबोरेटरी वैल्यू वुड द नर्स स्पेसिफिकली मॉनिटर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विथ बुसुल्फान. तो बुसुल्फान देते वक्त क्या देखेंगे, क्लोटिंग टाइम, यूरिक एसिड का लेवल, पोटाशियम का लेवल या ब्लड ग्लूकोज का लेवल. तो जब हम बुसुल्फान देते हैं तो हम उसके टाइम देखते हैं यूरिक एसिड का लेवल. क्या देखते हैं, यूरिक एसिड का लेवल. तो क्या करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, देखो कैसे, बुसुल्फान भी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है, कैन कोज एन इंक्रीज इन द यूरिक एसिड लेवल, और ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है. हाइपर यूरिशेमिया कैन प्रोड्यूस यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी. हाइपर यूरिसेमिया होता है और उसकी वजह से यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी हो जाती है, रीनल स्टोन्स बनते हैं एंड एक्यूट किडनी इंजरी भी होती है. ऑप्शन 1 जो क्लोटिंग टाइम था, ऑप्शन 3 जो पोटाशियम लेवल था एंड 4 जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था, और कोई भी स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है बुसुल्फान से. ठीक है, तो ये रहेगा. द नर्स इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट विथ ब्रेस्ट कैंसर. नर्स है, एक मेडिकेशन के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे रही है क्लाइंट को कि जिस क्लाइंट को ब्रेस्ट कैंसर है, हु इज़ रिसीविंग साइक्लोफोस्फामाइड, और क्लाइंट जो है वो साइक्लोफोस्फामाइड ड्रग ले रहा है. द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू टेक विच एक्शन. यहाँ पे नर्स क्या बोलेगी क्लाइंट को कौन सा एक्शन लेने के लिए, कि उसको क्या हो जाए तो फटाफट से क्या करना है उसको. इसके साथ ब्रेस्ट कैंसर वाला पेशेंट साइक्लोफोस्फामाइड ड्रग ले रहा है तो साथ में वो क्या करेगा, टेक द मेडिकेशन विद फूड, फूड के साथ लेगा. इंक्रीज फ्लूइड इंटेक टू 2000 to 3000 मिलीलीटर फ्लूइड डेली लेगा, वो फ्लूइड बढ़ाएगा अपना. डिक्रीज सोडियम इंटेक वाइल टेकिंग द मेडिकेशन. जब वो ये मेडिकेशन लेता है सोडियम इंटेक को कम कर देगा. या इंक्रीज पोटाशियम इंटेक वाइल टेकिंग द मेडिकेशन, या फिर साइक्लोफोस्फामाइड के साथ वो पोटाशियम इंटेक को बढ़ाएगा.
तो क्या आएगा कि जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है उसके साथ उसको बोलना है कि ज़्यादा पानी पिए, कम से कम वो इंक्रीज करे फ्लूइड इनटेक को 2000 से 3000 तक मिलीलीटर डेली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये सारे एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। देखो क्या बोला है कि हेमोरेजिक सिस्टाइटिस इज एन एडवर्स इफेक्ट दैट कैन अकर विद द यूज ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड। द क्लाइंट नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक कॉपियस अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा पानी पीना है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मेडिकेशन, साइक्लोफॉस्फेमाइड लेते वक्त। क्लाइंट्स ऑल्सो शुड मॉनिटर यूरिन आउटपुट फॉर हेमेचूरिया। क्लाइंट का आपको यूरिन आउटपुट भी मेजर करना है और ये देखने के लिए कि कहीं उसको यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा है। द मेडिकेशन शुड बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाने के साथ नहीं, ये तो खाली पेट लेना पड़ता है। अनलेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट हो सकता है। हाइपरकैलेमिया अगर लेंगे आप, पोटाशियम वाला फूड ज़्यादा लेंगे, कैन रिजल्ट फ्रॉम द यूज़ ऑफ द मेडिकेशन, देयरफॉर द क्लाइंट वुड नॉट बी टोल्ड टू इंक्रीज द पोटाशियम इंटेक। हाइपरकैलेमिया करवाती है साइक्लोफॉस्फेमाइड, और अगर आप ज़्यादा पोटाशियम वाला फूड लेंगे तो आप समझ लो कि क्या होगा। इसलिए इसके लिए उसको बोलना है कि डिक्रीज पोटाशियम फूड लें, ना कि ज़्यादा। द क्लाइंट वुड नॉट बी इंस्ट्रक्टेड टू अल्टर सोडियम इंटेक, और सोडियम इंटेक के लिए उसको कुछ भी साइक्लोफॉस्फेमाइड के लिए ज़्यादा नहीं बताया जाता है, तो वो यहाँ पे ठीक है, बराबर। पर याद रखिएगा कि साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है हाइपरकैलेमिया करवाती है। अ क्लाइंट इज बॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन एन अनरिस्पॉन्सिव स्टेट, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है पर वो अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में, उसको कुछ भी नहीं पता है कि उसको क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है। एंड अ डायग्नोसिस ऑफ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम इज मेड, और उसको क्या डायग्नोसिस आया, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम उसको बना। द नर्स वुड इमीडिएटली प्रिपेयर टू इनिशिएट विच एंटिसिपेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पे नर्स उसको फटाफट से क्या देगी, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर देंगी, 100 यूनिट्स ऑफ NPH इंसुलिन दे देगी, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न ऑफ नॉर्मल सलाइन देगी, या इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट देगी। क्या हुआ है पेशेंट को, हाइपर ऑस्मोलर, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम हुआ है, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचा है। तो आपको जो है यहाँ पे क्या देना चाहिए, प्राइमरी गोल HHS बोलते हैं इसको, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम। पेशेंट को रिहाइड्रेट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, रिहाइड्रेट। और रिहाइड्रेट के लिए आपको एंडोट्रेकियल करवाना पड़ेगा, नहीं। NPH इंसुलिन देना पड़ेगा पहले, नहीं। तो आप क्या दोगे, नॉर्मल सलाइन दोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या देंगे आप, NS देंगे, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न ऑफ द नॉर्मल सलाइन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा HSS वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट इन हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम HHS इज टू रिहाइड्रेट द क्लाइंट टू रिस्टोर फ्लूइड वॉल्यूम and to correct electrolyte deficiency. Intravenous IV fluid replacement is similar to that administered in diabetic ketoacidosis. HHS में तो ये करते ही है, पर सेम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले स्टेट में भी यही करते हैं। एंड बिगिंस विद IV infusion of normal saline, रेगुलर इंसुलिन नॉट NPH इंसुलिन। यहाँ पे नॉर्मल सलाइन के बाद पेशेंट अगर रिहाइड्रेट हो जाता है, उसके अंदर फ्लूइड का लेवल बैलेंस हो जाता है, फिर आप रेगुलर इंसुलिन दे सकते हो, यहाँ पे NPH नहीं दे सकते हो, ठीक है, NPH इंसुलिन नहीं देना है। वुड बी एडमिनिस्टर द यूज़ ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट टू करेक्ट एसिडोसिस। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए होता है। इज़ अवॉइडेड बिकॉज इट कैन प्रिसिपिटेट अ फर्दर ड्रॉप इन द सीरम पोटाशियम लेवल्स, और अगर आप इसका यूज़ करते हो तो ये फर्दर पोटाशियम लेवल को डिक्रीज ले जाता है। इंटूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रीट दी HHS हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हमें कोई भी इंटूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देन आफ्टर क्या बोला है कि द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट न्यूली डायग्नोज्ड विद डायबिटीज मेलाइटस। एक नर्स है जो क्लाइंट को मॉनिटर कर रही है कि जिसको अभी अभी डायबिटीज मेलाइटस का डायग्नोज निकला है। फॉर साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, विच साइन और सिम्टम if exhibited in the client indicates that the client is at risk for chronic complication। ऐसा तो कौन सा साइन दिखेगा कि जिससे आपको क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है ऑफ डायबिटीज़ का पता चलेगा। इफ़ द ब्लड ग्लूकोज इज़ नॉट एडिक्वेटली मैनेज, अगर आपने ब्लड ग्लूकोज को अभी तक अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया है। पॉलीयूरिया, डायाफोरेसिस का मतलब एक्सेसिवली स्वेटिंग होना,
पैडल एडिमा या डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो हमको पता है डायबिटीज मेलाइटिस में क्या देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। तो यहाँ पे भी अगर आपने इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है तो यही चीज़ें देखने को मिलेगी, और इसके लिए पॉलीयूरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, कीवर्ड्स भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, भले ही क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। देखो, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिया रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिया होना उसका मतलब क्या है कि आपके अंदर ग्लाइसेमिक का कंट्रोल, ग्लूकोज का कंट्रोल पुअर है, अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। कंट्रीब्यूट्स टू द माइक्रोवास्कुलर एंड माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, और इसकी वजह से माइक्रोवास्कुलर लाइक रेटाइनोपैथी हो जाना, न्यूरोपैथी हो जाना, एंड माइक्रोवास्कुलर लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाना, ये सब भी डायबिटीज मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर आपने ग्लूकोज को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं किया और वो बहुत ही बड़ा हुआ रहा तो। क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया इंक्लूड पॉलीडिप्सिया, मतलब कि ज़्यादा प्यास लगेगी, पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन पास करने जाएगा, एंड पॉलीफेजिया मतलब बहुत खाएगा। डायाफोरेसिस में अकर इन हाइपोग्लाइसेमिया। डायाफोरेसिस कब देखने को मिलता है, जब हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाए तब। हाइपोग्लाइसेमिया इज एन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, वो एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। हावेवर इट डज नॉट प्रीडिस्पोज अ क्लाइंट टू द क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, बराबर। डायाफोरेसिस होना वो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, क्रॉनिक नहीं है, बट ये सब जो है वो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटिस की, ठीक है। फिर जो है हमको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो देखो कि एक्यूट और क्रॉनिक आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर देयरफॉर ऑप्शन 2 जो है कैन बी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ दिस फाइंडिंग्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। और ऑप्शन 2 जो था वो किसका था, डायाफोरेसिस का था। एक्सेसिव स्वेटिंग होना वो तो हाइपोग्लाइसीमिया दिखा रहा था, ठीक है, और वो तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, हमको तो क्रॉनिक चाहिए थी। ऑप्शन 3 एंड 4 आर एसोसिएटेड एंड नॉट एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटिस। पैडल एडिमा, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये कोई एसोसिएटेड है नहीं डायबिटीज मेलाइटिस से, क्लियर। चलो नेक्स्ट जो है क्या है, देखो अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। क्लाइंट एडमिटेड है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, एंड द डायग्नोसिस ऑफ मिक्सडेमा कोमा इज मेड, और अचानक से क्लाइंट को मिक्सडेमा कोमा जो है वो दिखने को मिल रहा है। विच एक्शन शुड द नर्स प्रिपेयर टू कैरी आउट इनिशियली। तो यहाँ पे नर्स जो है वो कौन सा एक्शन जो है वो लेगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मिक्सडेमा कोमा होता क्यों है, ठीक है। तो एक तो थायराइड का लेवल लो होता है, बट अगर थायराइड का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाए तो हो जाएगा मिक्सडेमा कोमा। क्या हो जाएगा, मिक्सडेमा कोमा। और थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे है, नेक में, बराबर है। इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट हुआ, मिक्सडेमा कोमा उसका डायग्नोसिस है, कौन सा एक्शन यहाँ पे नर्स लेगी, वार्म करेगी क्लाइंट को, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, एडमिनिस्टर थायराइड हार्मोन देगी इसको, कि एडमिनिस्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एयरवे को पेटेंट करना, एयरवे को मेंटेन करना। तो क्या करेगी, ऑप्शन नंबर बी कि मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। और मिक्सडेमा कोमा क्या है, अंडरस्टैंड ना, ओके। मिक्सडेमा कोमा इज अ रेयर बट सीरियस डिसऑर्डर, रेयर होता है बट सीरियस है, दैट रिजल्ट फ्रॉम परसिस्टेंटली लो थायराइड प्रोडक्शन। और ये इसकी वजह से होता है कि परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली थायराइड का प्रोडक्शन लो देखने को मिले। कॉमा कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एक्यूट इलनेस, रैपिड विड्रॉल ऑफ थायराइड मेडिकेशन। एक्यूट इलनेस की वजह से कॉमा होता है, अचानक से आपने थायराइड के मेडिकेशन लेना बंद कर दिया तो होता है। एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, हाइपोथर्मिया एंड द यूज़ ऑफ सेडेटिव्स, और अगर आपने कोई सेडेटिव्स का यूज़ किया, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया, तो भी मिक्सडेमा कोमा हो सकती है। इन मिक्सडेमा कोमा द इनिशियल नर्सिंग एक्शन इज टू मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। इसमें सबसे ज़्यादा पहले क्या देखा जाता है, पेशेंट का एयरवे पेटेंट रखना, ठीक है। एयरवे में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ऑक्सीजन शुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉलोड बाय फ्लूइड रिप्लेसमेंट। पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन बराबर देंगे, ऑक्सीजन उसका SpO2 लेवल में आ गया, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवाएंगे। कीपिंग द क्लाइंट वार्म, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रिंग थायराइड हार्मोन्स बाय द इंट्रावेनस रूट, ये भी हम करते हैं पर वो प्रायोरिटी नहीं है। सबसे पहले तो हम पेटेंट एयरवे करेंगे, फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट को मेंटेन करवाएंगे, फिर पेशेंट को वार्म, और फिर जो है वो पेशेंट को थायराइड हार्मोन देंगे
क्यों वार्म करना है? क्योंकि हाइपोथर्मिया में पेशेंट को ठंडी लगती है और इसीलिए पेशेंट को हम गर्म करते हैं, पर पहले नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम एयरवे को पैटर्न करेंगे, वो बचेगा तो हम उसको वार्म करेंगे या फ्लूइड देंगे, बचेगा ही नहीं तो, ठीक है। और बचेगा कैसे? उसको एयरवे, उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा तो। The nurse is caring for a client admitted to the emergency department. नर्स एक ऐसे पेशेंट को देख रही है जो अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है और पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। इन द अक्यूट फेज द नर्स प्लान्स फॉर विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन। यहाँ पे आपको पूछा है कि अक्यूट फेज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अक्यूट फेज के अंदर वो क्या देखेंगी? वह एसिडोसिस को करेक्ट करेगी, एडमिनिस्टर 5% डेक्सट्रोज इमीडिएटली, इंट्रावेनसली देगी, अप्लाई अ मॉनिटर फॉर एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एडमिनिस्टर शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन इंट्रावेनसली। बराबर। तो क्या किया जाता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर अक्यूट फेज का प्रायोरिटी इंटरवेंशन होता है, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में पहले आप इंसुलिन इंट्रावेनसली दे लो, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन उसको इंट्रावेनसली दे दो पहले, फिर सब कुछ आप करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए। लैक ऑफ इंसुलिन हो जाता है एब्सोल्यूट और रिलेटिवली इज द प्राइमरी कोज ऑफ द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कब होता है? जब उसमें ग्लूकोज की नहीं, इंसुलिन की कमी हो जाती है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए हमको उसको ट्रीटमेंट के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है इंसुलिन। इंसुलिन आपको शॉर्ट वाला करना है या फिर रैपिड एक्टिंग वाला। इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल सलाइन इनिशियली, नॉट 5% डेक्सट्रोज। यहाँ पे आप एनएस दे सकते हो, डेक्सट्रोज नहीं देना है। पोटाशियम रिप्लेसमेंट कर सकते हो, फॉलोड बाय करेक्टिंग एसिडोसिस। और एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए आप पोटाशियम जो है उसका रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। कार्डियक मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू अल्टरेशन इन द पोटाशियम लेवल। कार्डियक मॉनिटरिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि पोटाशियम लेवल जो है वो अल्टरेशन होता है associated with diabetic ketoacidosis and its treatment, but applying an electrocardiogram monitor is not the priority action. but electrocardiogram लगा ही देना ये कोई उसका प्रॉपर एक्शन नहीं है, ECG लगा के उसको छोड़ दो, ये प्रॉपर है, ठीक है। तो क्लियर है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता क्यों है? और इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए पहले हम क्या देंगे? इंसुलिन देंगे, शॉर्ट या रैपिड एक्टिंग। इंट्रावेनस दे सकते हो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, नॉर्मल सलाइन के साथ, पर 5% डेक्सट्रोज नहीं दे सकते हो। इसमें आप पोटाशियम रिप्लेसमेंट कर सकते हो क्योंकि एसिडोसिस को ट्रीट करना है। तो पोटाशियम का अल्ट्रेशन होता है तो आप ECG को देख सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही जाके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लगा दोगे, ठीक है। द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर हाइपोफाइसेक्टोमी। बराबर। हाइपोफाइसेक्टोमी हुआ है इसका। और हाइपोफाइसेक्टोमी किसका करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना। कहाँ होती है? ब्रेन के अंदर ना, उसको रिमूव करना, उसको बोलते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी। नर्स केयर कर रही है ऐसे पेशेंट की जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव किया गया है, उसके बाद में नॉट्स क्लियर नेजल ड्रेनेज, और पेशेंट को क्लियरली जो है नेजल ड्रेनेज आ रहा है, नाक में से कुछ टपक टपक हो रहा है फ्रॉम द क्लाइंट्स नोस्ट्रिल। द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। तो यहाँ पे जो नाक में से पानी टपक रहा है, नेजल ड्रेनेज हो रहा है, उसका नर्स क्या करेंगी? आफ्टर हाइपोफाइसेक्टोमी, ये आपको देखना है। लोअर करेगी हेड ऑफ द बेड को, टेस्ट द ड्रेनेज फॉर द ग्लूकोज करेगी, ऑब्टेन अ कल्चर ऑफ द ड्रेनेज करेगी, कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द ड्रेनेज करेगी। तो यहाँ पे वो क्या करेगी? ड्रेनेज को चेक करेगी, ग्लूकोज को चेक करेगी कि उसमें ग्लूकोज तो नहीं आ रहा है, हेलो साइन चेक करेगी कि क्या उसमें CF से प्रेजेंट तो नहीं है ना, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा कि टेस्ट द ड्रेनेज फॉर द ग्लूकोज। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आपका रहेगा। देखो कैसे कि आफ्टर हाइपोफाइसेक्टोमी द क्लाइंट शुड बी मॉनिटर्ड फॉर राइनोरिया, ठीक है, रनिंग नोज। राइनोरिया मतलब कि रनिंग नोज, विच कुड इंडिकेट अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक। और कंटिन्यूसली रनिंग फ्लूइड का आना वो ये दिखाता है कि कहीं आपको CSF तो लीक नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ़ दिस अकर्स, अगर ऐसा हुआ, द ड्रेनेज शुड बी कलेक्टेड। वो ड्रेनेज जो आ रहा है नेजल से वो हम कलेक्ट करेंगे। टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ CSF, और उसको टेस्ट करवाने के लिए भेजेंगे कि कहीं इसके अंदर CSF तो नहीं है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटेंस ग्लूकोज, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज होता है, और अगर नेजल ड्रेनेज में भी ग्लूकोज है तो ये परफॉर्म हो जाएगा, कंसिडर हो जाएगा कि आपको ये CSF आ रहा है। एंड इफ पॉजिटिव
दिस वुड इंडिकेट दैट द ड्रेनेज इज CSF। अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो आपको पता चल जाएगा कि नेजल डिस्चार्ज जो पानी टपक रहा है वो CSF है। द हेड ऑफ द बेड शुड रिमेन एलिवेटेड टू प्रिवेंट इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ICP इसमें बढ़ सकता है, ठीक है। आपने अभी अभी सर्जरी की है और सर्जरी ना की होती तो भी ट्यूमर्स था तो भी बढ़ सकता है। तो ICP को कंट्रोल में रहने के लिए हम हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 15 to 30 डिग्री हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड रखते हैं। क्लियर नेजल ड्रेनेज वुड नॉट इंडिकेट द नीड फॉर अ कल्चर, ठीक है। क्लियर नेजल ड्रेनेज वुड नॉट इंडिकेट द नीड फॉर अ कल्चर। कंटिन्यूइंग टू ऑब्जर्व द ड्रेनेज विदाउट टेकिंग एक्शन कुड रिजल्ट इन अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है और आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी ला सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है। अभी द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हाउ टू मिक्स रेगुलर इंसुलिन एंड NPH इंसुलिन इन द सेम सिरिंज। आपको एक ही सिरिंज के अंदर रेगुलर इंसुलिन भी लेना है और NPH इंसुलिन भी लेना है, ठीक है, और पेशेंट को लगाना है। तो आप क्या करोगे, कैसे लोगे? विच एक्शन इफ परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट। यहाँ पे क्लाइंट कौन सी जो है एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, किसको लेने के लिए? इंसुलिन को एक ही सिरिंज में कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो है कि इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर टीचिंग, और इसको फर्दर टीचिंग भी चाहिए। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NPH? NPH इंसुलिन जो है उसका नॉर्मल मीनिंग जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बराबर। तो NPH मतलब कि न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगडॉन, याद रखना। NPH का फुल फॉर्म है न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगडॉन। क्या है? न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगडॉन। देखो इसमें करते क्या है कि पहले क्या हम विड्रॉ करेंगे NPH को, इंसुलिन फर्स्ट NPH से हम पहले विड्रॉ करेंगे, ठीक है। विड्रॉज द रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट। यहाँ पे फर्दर टीचिंग देना है, मतलब कि वो गलत क्या कर रहा है ना वो हम उसको रोकेंगे कि आप गलत कर रहे हो। इंजेक्ट्स एयर इनटू द NPH इंसुलिन वायल फर्स्ट। इंजेक्ट एन अमाउंट ऑफ एयर इक्वल टू द डिजायर्ड डोज ऑफ द इंसुलिन इनटू ईच वायल। देखो पहले बात को समझना, हम एयर को जो है पहले NPH में डालेंगे फिर रेगुलर में डालेंगे। पहले एयर को किस में डालते हैं? NPH में, फिर रेगुलर में। पर जब कलेक्ट करने की बात आती है ना इंसुलिन को, तो हम रेगुलर इंसुलिन में से पहले कलेक्ट करते हैं फिर NPH से करते हैं। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि रेगुलर के साथ अगर NPH मिक्स हो गया ना तो वो एडवर्स इफेक्ट लाएगा, उसको बदल देगा। पर NPH के साथ अगर रेगुलर मिक्स होता है तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं लाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि आप रेगुलर वाली ही निडल सिरिंज से NPH में डालो तो कोई बात नहीं है। पर NPH वाली निडल सिरिंज से अगर आपने रेगुलर में डाला तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या बोलेंगे कि विड्रॉज दी रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट, ये तो करेक्ट बात है। इंजेक्ट एयर इनटू NPH इंसुलिन वायल फर्स्ट, ये भी सही बात है। मैंने आपको बताया ना कि एयर डालने की बात है पहले NPH में डालना है, पर कलेक्ट करने की बात है तो पहले रेगुलर में से करना है, ठीक है। इंजेक्ट्स एन अमाउंट ऑफ एयर इक्वल टू द डिजायर्ड डोज ऑफ इंसुलिन इनटू ईच वायल, वो भी करेक्ट है। पर कभी भी NPH इंसुलिन वायल से फर्स्ट कलेक्ट विड्रॉ नहीं करते हैं, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा, तो उसको हमें फर्दर टीचिंग देना पड़ेगा। व्हेन प्रिपेयरिंग अ मिक्सचर ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन सच एज रेगुलर इंसुलिन विद अनदर इंसुलिन प्रिपरेशन, द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इज ड्रॉन इनटू द सिरिंज फर्स्ट, ठीक है। तो हम इसके अंदर ऐसा भी मान सकते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को पहले हम ड्रॉन करेंगे। दिस सीक्वेंस विल अवॉइड कंटामिनेटिंग द वायल। इसके लिए जो है कंटामिनेटिंग वायल जो है वो नहीं होगा। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन विद इंसुलिन ऑफ अनदर टाइप। ऑप्शन 2, 3 and 4 आइडेंटिफाई करेक्ट एक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग NPH एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मतलब कि रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोज ऑफ हाइपोकैल्सेमिया। कैल्शियम का लेवल कम हो जाना उसका कोज कौन नहीं है, वो आपको पूछा है कि हाइपोकैल्सेमिया, कैल्शियम का लेवल कम होना, वो किसकी वजह से नहीं होता है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से नहीं होता है, विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से, या फिर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। देखो हाइपोकैलेमिया रिलेटेड टू द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म तो ये तो है, पर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म वो नहीं है, क्योंकि वो तो हाइपरकैल्सेमिया करवाता है, ठीक है। अदरवाइज विटामिन D की डेफिशिएंसी से भी हाइपोकैल्सेमिया होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर से भी हाइपोकैल्सेमिया होता है। और आपको पता हो तो हाइपोकैल्सेमिया के अंदर ही चॉवेस्टिक साइन, कि आपने चीक पे टच किया तो एक बाजू का चीक वो मूवमेंट दिखाएगा वो, और दूसरा
ट्रोसाउस साइन, मतलब कि आपने ब्लड प्रेशर कफ को उसके आर्म पे लगाया तो वो कैसी मूवमेंट दिखाएगा, वो हम देखते थे इसी के अंदर, हाइपोकैल्सेमिया के अंदर ही। ठीक है, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का ये कोज नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म टिपिकली कोजेस करता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म टिपिकली कोजेस करता है हाइपर कैल्सेमिया, नॉट हाइपोकैल्सेमिया। इन कॉन्ट्रास्ट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, विटामिन डी डेफिशिएंसी, chronic renal failure, impair calcium metabolism leading to hypocalcemia. Hypoparathyroidism is equal to hypocalcemia. Hyperparathyroidism is equal to hypercalcemia. Clear? Okay, चल. The healthcare provider SCP prescribes Exendiate for a client with Exendiate फॉर अ क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज़। एक ऐसे पेशेंट को देख रही है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, हु टेक्स इंसुलिन, और वो इंसुलिन भी ले रहा है। द नर्स शुड प्लान टू टेक विच मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। यहाँ पे नर्स मोस्टली कौन सा अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन लेगी, पेशेंट को क्या है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, इंसुलिन ले रहा है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो है वो होता। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, विद होल्ड द मेडिकेशन एंड कूल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्वेश्चनिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द क्लाइंट। ठीक है, टाइप 1 वाले को दे रही है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस से होते हैं ना दो, तो यहाँ पे दे रही है टाइप 1 वाले को, तो क्या हम बोलेंगे कि विद होल्ड द मेडिकेशन, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और पूछेगी कि ओ भाई तूने ये क्या दे दिया इसको, एडमिनिस्ट्रेट द मेडिकेशन विद इन 60 मिनट्स बिफोर द मॉर्निंग एंड इवनिंग मील। एडमिनिस्टर करेगी मेडिकेशन को 60 मिनट्स बिफोर मॉर्निंग एंड इवनिंग मील के पहले, बराबर, खाने के सुबह और शाम खाने के 60 मिनट 1 घंटे पहले एडमिनिस्टर करेगी। मॉनिटर द क्लाइंट फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ये मेडिकेशन देने के बाद आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकती है। विड्रॉ द इंसुलिन फ्रॉम द प्री फिल्ड पेन इनटू एन इंसुलिन सिरिंज टू प्रिपेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या आएगी कि ये जो एग्जेंटेड है इन एन इनक्रेटिक मैमेटिक यूज्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये हमको बताया था ना जो एग्जेंटेड, वो क्या था पता है, प्रिस्क्राइब हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब एग्जेंटेड, मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस फॉर अ क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हु टेक्स इंसुलिन। ठीक है, तो एग्जेंटेड एक मिमेटिक है जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ओनली दिखाता है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लाइंट टेकिंग इंसुलिन, और उसके अंदर क्लाइंट को इंसुलिन देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप उसको क्यों टाइप 1 डायबिटीज़ वाले के साथ साथ इंसुलिन दे रहे हो, ये तो गलत बात है। तो आप याद रखना कि एग्जेंटेड का मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। इसके लिए हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे ओ भाई तो इसको इंसुलिन क्यों दे रहा है, इसको तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी सब तो करेक्ट ही थे। ठीक है, कि एग्जेंटेड इज एन इनक्रेटिक मिमेटिक used for type 2 diabetes mellitus only. It is not recommended for clients taking insulin. यहाँ पे पेशेंट को कोई इंसुलिन देते ही नहीं है। Hence the nurse should withhold the medication and questions, यहाँ पे नर्स बंद कर देगी ये इंसुलिन देने को और क्वेश्चन करेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिगार्डिंग दिस प्रिस्क्रिप्शन कि आप क्यों दे रहे हो इसको। ऑल्दो ऑप्शन 2 जो था कि एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद इन 60 मिनट्स बिफोर एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग मील। ठीक है, 3 जो था कि monitor the client for gastrointestinal side effects after administering the medication are correct statements about the medication. In this situation, the medication should not be administered. The medication is packaged in pre-filled pans ready for injection without the need for drawing it up into another syringe. आपको किसी और में लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पैन में फिल्ड ही होती है। आपको डायरेक्ट डोज जो जिस सेटअप है वहीं से दे देना होता है, बराबर। The nurse provides instruction to a client who is taking levothyroxine. नर्स एक ऐसे पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जो पेशेंट लिवोथायरोक्सिन ले रहा है। ठीक है, क्या ले रहा है पेशेंट, लिवोथायरोक्सिन। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू टेक द मेडिकेशन इन विच वे। तो लिवोथायरोक्सिन ले रहा है पेशेंट, तो किस तरीके से लेगा, विद फूड लेगा, एट लंच टाइम लेगा, ऑन एन एम्प्टी स्टमक लेगा, कि एट बेड टाइम विथ स्नैक लेगा। तो पेशेंट लिवोथायरोक्सिन जो है वो खाली पेट और सुबह ही लेता है।
तो बोलेंगे कि आपको जो है वो लिवोथायरॉक्सिन और एन एम्प्टी स्टमक लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। देखो क्या बोला है कि ओरल डोजेज ऑफ लिवोथायरॉक्सिन शुड बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक टू एनहांस एब्जॉर्प्शन। एम्प्टी स्टमक इसीलिए लेना है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। डोजिंग शुड बी डन इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, और बिफोर ब्रेकफास्ट मतलब मॉर्निंग में ही इसको एम्प्टी स्टमक पे लेने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है कि द नर्स हैज टॉट द क्लाइंट अबाउट एन अपकमिंग एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कॉलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। क्या ARCP का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अपकमिंग एंडोस्कोपिक उसको होने वाला है रिट्रोग्रेड कॉलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। और प्रोसीजर द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट्स नीड्स फर्दर इन्फॉर्मेशन। नर्स को लग रहा है कि क्लाइंट को अभी भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिलेटेड। इफ़ द क्लाइंट्स मेक्स वी स्टेटमेंट, अगर क्लाइंट ऐसा कौन सा स्टेटमेंट बोलता है तो आप डिसाइड करोगे आई नो आई मस्ट साइन द कंसेंट फॉर्म, मुझे पता है मैंने कंसेंट दे दिया है, वो तो करेक्ट है। आई होप द थ्रॉट स्प्रे कीप्स मी फ्रॉम गैगिंग, मुझे थ्रॉट स्प्रे लगाया जाएगा और उससे मैं गैगिंग कर लूँगा। आई एम ग्लैड आई डोंट हैव टू लाई स्टिल फॉर दिस प्रोसीजर, बराबर। मुझे जो है आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि मुझे अभी ये प्रोसीजर जो है वो नहीं करवाना पड़ेगा। या फिर ठीक है, आई एम ग्लेड सम इंट्रावेनस मेडिकेशन विल बी गिवन टू रिलैक्स मी, और मैं इसलिए भी ग्लेड हूँ कि मुझे ये प्रोसीजर करवाने के लिए IV जो है वो मेडिकेशन लगाई जाएगी कि जिससे मुझे रिलैक्स करवा दिया जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तो क्या गलत है कि आई एम ग्लेड आई डोंट हैव टू लाई स्टिल फॉर द प्रोसीजर, मुझे अभी ये प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत बोल रहा है ये, बराबर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उसको फर्दर टीचिंग देना पड़ेगा हमको कि भाई ये तो गलत बोल रहा है। द क्लाइंट डज हैव टू लाई स्टिल फॉर द ERCP, उसको अभी भी ERCP करना ही है, विच टेक्स अबाउट 1 आवर टू परफॉर्म, वो करने में 1 आवर लगेगा। और ERCP का फुल फॉर्म क्या है, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कॉल्पेंजियो, बराबर, कॉलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी, उसके अंदर 1 आवर लगता है। द क्लाइंट ऑल्सो हैज़ टू साइन कंसेंट फॉर्म, इसके लिए इसको साइन करना पड़ेगा। इंट्रावेनस सेडेशन इज गिवन टू रिलैक्स द क्लाइंट एंड एन एनेस्थेटिक स्प्रे इज यूज टू हेल्प कीप द क्लाइंट फ्रॉम गैगिंग एज द एंडोस्कोप इज पास, जब वो एंडोस्कोप को पास करेंगे वो गैगिंग कर पाएगा, उसको निगल पाएगा। तो ये सब तो करेक्ट है। ठीक है, चलो। इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरीज फॉर अ रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, दोनों पेरेंट्स को, मम्मी पापा दोनों को रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। रिसेसिव में क्या होता है कि पहली पीढ़ी में था, दूसरी में नहीं है, तीसरी में है, मतलब बीच में रिसेस हो जाता है। ठीक है, हर एक में नहीं होता। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल इनहेरिट डिसऑर्डर, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उनके बच्चों में, जो दोनों पेरेंट्स हैं दोनों में रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनके बच्चों में ये डिसऑर्डर हो उसके चांसेस कितने हैं। 25% है, ठीक है, फिर 50% है, 75% है या 100% है। तो यहाँ पे चांसेस सिर्फ 25% ही होते हैं। ठीक है, कितने, 25% ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो कैसे कि इन द केस ऑफ रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस है ना, पेरेंट्स मदर एंड फादर, तो हेट्रोजाइगस हुआ, देयर इज अ 25% चांस दैट देयर चाइल्ड विल इनहेरिट बोथ कॉपीज ऑफ द डिफेक्टिव जीन, क्योंकि बोथ कॉपीज डिफेक्टिव जीन है मम्मी पापा की, होमोजाइगस रिसेसिव एंड एक्सप्रेस द डिसऑर्डर। The nurse is assessing a client 24 hours following cholecystectomy, कि जिसका cholecystectomy हुआ है, ठीक है, उसका 24 आवर जो है नर्स असेस कर रही है। और cholecystectomy जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, टॉमी मतलब तो रिमूवल करना है ना, पर रिमूव क्या करते हैं वो हम देखते हैं कि cholecystectomy, बराबर, उसके अंदर जो है वो क्या रिमूव कर दिया जाता है। तो इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर दैट क्रिएट्स एन ओपनिंग, बराबर, ओपनिंग बनाया जाता है, किसके अंदर, ओपनिंग बनाया जाता है, ओमी है, एक्टोमी नहीं है, है ना। एक्टोमी का क्या बनाया जाता है वहाँ पे, ओपनिंग इन द गोल ब्लैडर टू ड्रेन इन इट, बराबर, जो गोल ब्लैडर है उसके अंदर जो क्या कर पाए, ड्रेन कर पाए। ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर ड्रेन द गोल ब्लैडर, ठीक है, उसके लिए जो ये बनाया जाता है। और क्या होता है वो आप देखिए कि अगर ओपनिंग बनाया, द नर्स नोट्स दैट द टी ट्यूब हैज़ ड्रेन्ड 750 मिलीलीटर, और वहाँ पे लगाते क्या है, टी ट्यूब बनाते हैं और वो लगाते हैं, और वो ड्रेन कर रही है 750 मिलीलीटर ऑफ ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज। और वो कैसा ड्रेनेज आ रहा है, 750 मिलीलीटर में ग्रीन ब्राउन कलर का ड्रेनेज आ रहा है। सिंस दिस सर्जरी से लेके अभी तक आ रहा है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट,
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्लैम्प कर देंगे, टी ट्यूब को ड्रेनेज आ रहा है और आप क्लैम्प करोगे तो गलत बात है। इरीगेट कर दोगे 24 आवर्स में तो ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट करोगे फाइंडिंग्स को, नोटिफाई दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि बाइल का कलर भी ग्रीन होता है ना, और ये वहीं पे तो ड्रेनिंग करवा रहे हैं हम, उसके लिए तो हुआ है, तो ग्रीन ब्राउन ड्रेनेज आ रहा है 750 मिनट, तो सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट। और याद रखना कोलेसिस्टेक्टोमी में क्या किया जाता है और उसमें टी ट्यूब का ड्रेनेज ट्यूब लगाया जाता है, ठीक है, तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा क्योंकि 24 आवर तक की है। देखो, फॉलोइंग कोलेसिस्टेक्टोमी ड्रेनेज फ्रॉम द टी ट्यूब इज इनिशियली ब्लडी, 24 आवर्स तक पहले तो ब्लडी आता है एंड देन टर्न्स हो जाता है वो ग्रीनिश ब्राउन में क्योंकि बाइल का कलर है, ठीक है। द ड्रेनेज इज मेजर्ड एज आउटपुट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड ड्रेनेज विल रेंज, कब तक ये कितनी रेंज तक आए तो हम एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। 500 से 1000 मिलीलीटर पर डे आए तो कोई दिक्कत नहीं है। द नर्स वुड डॉक्यूमेंट द आउटपुट ओनली, सिर्फ डॉक्यूमेंट करेगी क्योंकि नॉर्मल है। अगर कोई क्राइटेरिया ऐसा होता कि ज़्यादा कम तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, अब क्या देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट फॉलोइंग, okay, so see of that कि the nurse is caring for a client following a gastrojejunostomy, gastrojejunostomy मतलब Billroth 2 procedure, okay, which procedure, Billroth 2 procedure, gastroduodenostomy होता है तो Billroth 1 procedure होती है ना, यहाँ पे gastrojejunostomy है मतलब कि Billroth 2 procedure, which post operative prescription should the nurse question and verify, तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करने के बाद नर्स जो है यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन क्या देखेगी और कौन सा क्वेश्चंस पूछेगी और वेरीफाई करेगी, ठीक है। लेग एक्सरसाइज करवाने के लिए बोलेगी, अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे, इरीगेटिंग द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब करवाएंगे, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। तो यहाँ पे जब हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी बिलरोड 2 प्रोसीजर वाले पेशेंट, और याद रखना ये टर्म आती है, बिलरोड 2 प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, और बिलरोड 1 को गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी, ये टर्म को भी याद रखना, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन एंड वेरीफाई, हम पोस्ट ऑपरेटिव में अगर ये लिखा कि इरीगेट करना है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को तो हम क्वेश्चन करेंगे, वेरीफाई करने की सच में आप सही, आप भान में हो, आप होश में हो ना, यही बोला है ना आपने डॉक्टर, बराबर, हम ये पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो, क्योंकि गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी जो बिलरोड 2 प्रोसीजर है, द प्रॉक्सिमल रेमिनेंट ऑफ द स्टमक इज एनास्टोमोज्ड टू द प्रॉक्सिमल जेजुनम, प्रॉक्सिमल रेमिनेंट ऑफ द स्टमक को एनास्टोमोज्ड कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है प्रॉक्सिमल जेजुनम से। पेटेंसी ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज क्रिटिकल, अब यहाँ पे पेटेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है आपको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने वाली, फॉर प्रिवेंटिंग द रिटेंशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन द नर्स शुड नेवर इरीगेट, और इस कंडीशन में नर्स कभी भी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना तो दूर, इरीगेट तो बिल्कुल नहीं करेगी। और रिपोजिशन द गैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी अनलेस स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्पेसिफिकली लिखा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने तो कर सकते, बाकी नहीं। इन दिस सिचुएशन द नर्स शुड क्लैरिफाई द प्रिस्क्रिप्शन, इसके लिए हम डॉक्टर को फिर से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपका दिमाग है ना ठिकाने पे कि आप ये बोल रहे हो। ऑप्शन 1, 2 एंड 4 जो है मतलब कि लेग एक्सरसाइज, अर्ली एम्बुलेशन, डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज आर अप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, वो तो सब सही है, वो तो सारे ऑपरेशन के बाद करवाते हैं। लेग एक्सरसाइज कराओ, डैंगलिंग करवाओ धीरे धीरे, अर्ली एम्बुलेशन धीरे धीरे उसको चलाओ, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि लंग्स भी उसके अच्छे रहने चाहिए ना, वरना वही बंद हो गए तो इसके लिए कफिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजिंग। और हमको लगता है कि अभी भी पेशेंट हमको गलत बोल रहा है, डीप ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर ही दे दो 3 बॉल वाला, अब गलत बोल के दिखाओ, चलो नहीं हो पाएगा, है ना, चलो। तो याद रखना ये सब कॉन्सेप्ट ये। द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद रिसेंट ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, नर्स एक प्रोवाइड कर रही है केयर को क्लाइंट को कि जिसको रिसेंटली ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी हुई है, बराबर, क्या हुआ है उसको अभी अभी रिसेंटली ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। ये ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी जो है वो क्या होता है वो हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी जो है उसका मतलब होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर दैट क्रिएट्स एन ओपनिंग इन दी अपर एब्डोमेन टू अलाउ स्टूल टू एग्जिट द बॉडी। क्या कर देते हैं हम ट्रांसवर्स में
कि सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, ओपनिंग बनाते हैं अपर एब्डोमेन में कि जहाँ से सीधा स्टूल बाहर आ जाए, इसको बोलते हैं। तो ऐसा किया है अभी अभी पेशेंट को, विच ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्स इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो यहाँ पे ऐसा तो कौन सा ऑब्जर्वेशन देखेगा कि जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर के फटाफट से नोटिफिकेशन करेगा। स्टोमा इज बीफी रेड एंड साइनी, अभी अभी किया है तो बीफी रेड एंड साइनी दिखेगा। ओके, पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ दिस स्टोमा, स्किन एस्कोरिएशन अराउंड दिस स्टोमा, स्किन तो एस्कोरिएशन होगा स्टोमा बनाया है तो। सेमी फॉर्म्ड स्टूल नॉटेड इन द ऑस्टोमी पाउच, और सेमी फॉर्म्ड स्टूल आएगा क्योंकि आपने अपर पोर्शन पे बनाया है तो डाइजेस्ट तो हुआ नहीं है, तो सेमी फॉर्म्ड ही आएगा, बराबर। पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्टोमा नहीं मिलेगा, ये तो यूँ बता रहा है पर्पल डिस्कलरेशन तो कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया है, ठीक है, और वो तो गलत बात है ना। तो पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्टोमा है तो हमें इमीडिएट नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, बराबर। देखो कि इस्चेमिया ऑफ द स्टोमा वुड बी एसोसिएटेड विद डस्की और ब्लूइश और पर्पल कलर। इस्चेमिया मतलब कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई अगर स्टोमा के अंदर हुआ तो वहाँ पे स्टोमा का कलर डस्की ब्लू या पर्पल कलर का दिखेगा, वो प्रॉब्लम है। बीफी रेड एंड साइनी स्टोमा इज नॉर्मल, स्टोमा का बीफी रेड और साइनी दिखना वो नॉर्मल एक्सपेक्टेड है। स्किन एक्सकोरिएशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड ट्रीटेड बट डज नॉट रिक्वायर्स एज इमीडिएट अटेंशन। स्किन एक्सकोरिएटेड उसमें हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी पर वो इतना इमीडिएट अटेंशन नहीं है जितना ये पर्पल वाला स्टोमा बना वो, एज पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्टोमा। सेमी फॉर्म्ड स्टूल इज अ नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी में अपर पार्ट में आपने ओस्टोमी पाउच बनाया है इसलिए सेमी फॉर्म स्टूल आना भी नॉर्मल है। चलो नेक्स्ट देखो कि 30 ईयर ओल्ड वुमन है, ठीक है, 30 ईयर ओल्ड वुमन है और रिपोर्ट्स वॉशिंग हर हैंड्स रिपीटेडली, और बार बार अपने हाथ धो रही है, ठीक है, इवन व्हेन दे आर क्लीन, भले ही हाथ उसके क्लीन है फिर भी धो रही है। बिकॉज सी फियर्स कॉन्टामिनेशन, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि कहीं मुझे कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, बराबर। सी एक्नोलेजेस दैट हर बिहेवियर इज इरेशनल, उसको पता है कि उसका बिहेवियर इरेशनल है, वो जो ये कर रही है वो गलत है, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए, बट कैन नॉट स्टॉप हर सेल्फ, बराबर, पर वो ये करना बंद नहीं कर सकती है ना, वो ये करना बंद नहीं कर सकती है, वो ये करना रोक नहीं सकती है, बराबर। उसको पता है कॉन्शियसली कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी वो नहीं रोक सकती है। व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आप क्या करवाओगे, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP, एंटीसाइकोटिक्स दवाई दे देंगे, बेंजोडाइजेपिन्स या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, उसको ब्रेन का शॉक लगा देंगे, बराबर। तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको नॉर्मली एक्सपोज करना है कि आप ये गलत कर रहे हो और उसको रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करवाना है कि आप ये रोको, ठीक है। ये खुद से ही करेगी क्योंकि उसको कॉन्शियसली पता ही है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो इरेशनल ही है, ओके, पर वो रोक नहीं पा रही है। OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD हो गया। ऑब्सेशन में बार बार उसको थिंकिंग आती है, थॉट आते हैं कि जाओ अपने हाथ धोआओ, गंदे हो चुके हैं, और कंपल्सन में जब तक वो हाथ को नहीं धो देती है, अप्लाइड नहीं कर देती है, परफॉर्म नहीं करती, तब तक उसको अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है। तो इस सब के लिए हमको क्या करवाना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP करवाएंगे, ठीक है। ECT तो हम डिप्रेशन वाले पेशेंट को देते हैं कि जिसको सुसाइडल टेंडेंसी होती है ना, कि यहाँ जाके मरूँ वहाँ जाके मरूँ, यहाँ कूद जाऊँ ये लगा दूँ, उसको देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। OCD इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रूसिव थॉट्स, उसको खुद से ये थॉट्स आते हैं जो ऑब्सेशन कहलाते हैं, एंड रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब कि कंपल्सन, उसको एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। ERP एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टाइप ऑफ CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। एंटीसाइकोटिक्स एंड ECT आर नॉट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द OCD, ये OCD की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। बेंजोडाइजेपाइंस आर नॉट इफेक्टिव फॉर कंपल्सिव बिहेवियर, और बेंजोडाइजेपाइंस भी इफेक्टिव नहीं है कंपल्सिव बिहेवियर के लिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट देखो कि द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्सेज इज असेसिंग क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड ब्लंट इंजरी टू द चेस्ट वॉल। इमरजेंसी में एक पेशेंट आया है जिसको क्या हुआ है, ब्लंट इंजरी। ब्लंट इंजरी किसकी वजह से होती है, यस, चाकू घुसा दिया किसी ने, उसकी वजह से चेस्ट वॉल में इंजरी हो गई है। विच फाइंडिंग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूमोथोरेक्स इन द केस, इसमें आपको ऐसी कौन सी फाइंडिंग दिखाई दे रही है कि जो ये दिखाए कि पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो गया है, ठीक है।
क्या लिखा है कि पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो गया हो, ब्लंट इंजरी हुई है चेस्ट वॉल में उसकी वजह से, ठीक है। तो हमको ऐसा कौन सा है फाइंडिंग्स की जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि उसको न्यूमोथोरेक्स है, ठीक है। उसको लो रेस्पिरेटरी रेट है, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड्स है, द प्रेजेंस ऑफ बैरल चेस्ट है, ठीक है, या फिर सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजरी है। तो क्या आएगा कि न्यूमोथोरेक्स जो है वो इससे पता चलता है, क्या देखने को मिले, उसका ब्रीथ साउंड्स जो है वो क्या हो जाए, डिमिनिश्ड हो जाए तो पता चलता है, ठीक है। क्या हो जाए, डिमिनिश्ड हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए, बदल जाए तो पता चलता है। तो इसमें क्या आएगा कि क्लाइंट इमरजेंसी में आया, उसको ब्लंट इंजरी हुई चेस्ट वॉल के अंदर, हमको ढूंढना है न्यूमोथोरेक्स है कि नहीं, तो उसके अंदर हमको अगर ये डेटा मिला डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड्स वाला तो पता चलेगा। इसके लिए ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। देखो क्या बोला है, द क्लाइंट हैज सस्टेन्ड ब्लंट और क्लोज चेस्ट इंजरी, बेसिक सिम्टम्स ऑफ अ क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और इसके अंदर जब ब्लंट या क्लोज न्यूमोथोरेक्स इंजरी होती है, ब्लंट या क्लोज चेस्ट इंजरी होती है, तो उसके अंदर क्लोज्ड न्यूमोथोरेक्स के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। और जब लार्जर न्यूमोथोरेक्स होता है तो टेकिपनिया, साइनोसिस, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड्स देखने को मिलता है एंड सब क्यूटेनियस एम्फाइसेमा भी देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपर रेजोनेंस ऑल्सो में अकर ऑन द अफेक्टेड साइड, और जिस साइड पे अफेक्शन हुआ है वहाँ पे हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। सकिंग साउंड एट द साइट ऑफ इंजुरी वुड बी नोटेड विद एन ओपन चेस्ट इंजुरी। सकिंग साउंड दिखता पर जहाँ पे ओपन इंजरी होती तो दिखता, ठीक है। तो ये सारा डेटा याद रखना। अभी द नर्स इज सक्शनिंग अ क्लाइंट वाया एन एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब के थ्रू नर्स पेशेंट का सक्शन कर रही है। ड्यूरिंग द सक्शनिंग प्रोसीजर द नर्स नोट्स ऑन द मॉनिटर दैट द हार्ट रेट इज़ डिक्रीजिंग। और सक्शन करते वक्त नर्स देखती है कि मॉनिटर पे हार्ट रेट जो है वो बहुत ही डिक्रीज जा रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। फिर भी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, फिर भी नर्स कंटिन्यू सक्शन करती जाएगी। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द क्लाइंट, या एंश्योर्स दैट द सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकेंड। सक्शन तो सिर्फ 10 सेकेंड तक ही करते हैं, लेस देन 10 सेकेंड्स तक, तो 15 सेकेंड की तो बात ही नहीं आती है। सक्शन करने के पहले और बाद में हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाता है पेशेंट को, पर सक्शन करने के टाइम अगर हार्ट रेट डिक्रीज जाए, ब्रेडिकार्डिया हो, तो हमको उस दौरान सक्शन को स्टॉप करना होता है और पेशेंट को अगेन रीऑक्सीजनेट करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। कि ड्यूरिंग सक्शनिंग द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली फॉर एडवर्स इफेक्ट। ड्यूरिंग सक्शनिंग भी नर्स जो है वो क्लाइंट्स को अच्छे से मॉनिटर करेगी कि उसको कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, इंक्लूडिंग हाइपोक्सेमिया, कार्डियक इरेगुलरिटीज सच एज अ डिक्रीज इन हार्ट रेट रिजल्टिंग फ्रॉम वाइगल स्टिमुलेशन होगा तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है। म्यूकोजल ट्रॉमा, हाइपोटेंशन एंड पैरोक्सिस्मल कफिंग ना हो। इफ एडवर्स इफेक्ट्स डेवलप, अगर ये कोई भी आपको एडवर्स इफेक्ट दिखती है, स्पेशली कार्डियक इरेगुलरिटीज, द प्रोसीजर इज स्टॉप्ड, तो प्रोसीजर को स्टॉप कर दिया जाएगा, बंद किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा कि उसके अंदर जो है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा साथ में कि डेवलप होगा तो स्पेशली कार्डियक इरेगुलरिटीज द प्रोसीजर इज स्टॉप्ड एंड द क्लाइंट इज रीऑक्सीजनेटेड। तो इस प्रोसीजर को तुरंत स्टॉप करेंगे और फिर से पेशेंट को रीऑक्सीजनेट कर देंगे, ठीक है। चलो फिर अ क्लाइंट हु इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, क्लाइंट है जिसको HIV हुआ है, हैज़ हैड अ ट्यूबरकुलिन टेस्ट, स्किन टेस्ट, ठीक है। और वो पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, PPD, प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव, और क्या बोलते हैं, पिरक्वाट टेस्ट, क्योंकि पिरक्वाट ने उसको ढूंढा था। देखो इंडिया के अंदर जब भी किसी को HIV होता है तो उसके साथ में HIV एड्स के साथ में ट्यूबरक्यूलोसिस होना कॉमन बात है, क्योंकि इंडिया इज़ द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। पर अगर यही चीज़ कोई डेवलप्ड कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ में हो जाए HIV एड्स, तो वहाँ पे TB नहीं होता, उसके साथ न्यूमोसिस्टाई जेरोवैसी हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूमोसिस्टाई जेरोवैसी हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको पूछा क्या है वो देखो, क्लाइंट है जिसको HIV हुआ है, वो HIV पॉजिटिव क्लाइंट है, उसका ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट देख रहे हैं, स्किन टेस्ट TST जो ID इंट्राडर्मल किया जाता है। द नर्स नोट्स 7 mm एरिया ऑफ इंड्यूरेशन एट द साइट ऑफ द स्किन टेस्ट, और नर्स ऐसा पाती है कि जहाँ पे हमने टेस्ट किया ना वहाँ पे व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो कितना बना, 7 mm का बना। पेशेंट HIV वाला है
ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट 7 mm आ चुका है एंड इंटरप्रेट्स द रिजल्ट एज वॉच विच फाइंडिंग। HIV वाले पेशेंट में ये व्हील जो 5 mm भी आता ना तो भी हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनकन्क्लूसिव या नीड फॉर रिपीटेड, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है। HIV वाले पेशेंट को 7 mm आना हमारा TST मतलब पॉजिटिव है, बोल दो पॉजिटिव है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखो, द क्लाइंट विथ HIV इन्फेक्शन इज कंसिडर्ड टू हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्टिंग विद एन एरिया एंड ड्यूरेशन लार्जर देन 5 mm। अगर ये एरिया सिर्फ 5 mm से भी ज़्यादा होता ना HIV के साथ तो हम बोल देते कि पॉजिटिव ही है। द क्लाइंट विदाउट HIV, अगर HIV नहीं होता, सिर्फ उसको ट्यूबरकुलोसिस है और हम ये कर रहे हैं पिरक्वाट टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, तो उसके अंदर इन ड्यूरेशन लार्जर देन 10 mm आता ना, तब हम बोलते कि पॉजिटिव है TB। द क्लाइंट विथ HIV इज इम्यूनो सप्रेस्ड, HIV वाला पेशेंट इम्यूनो सप्रेस होता है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है, मेकिंग अ स्मॉलर एरिया ऑफ इंड्यूरेशन पॉजिटिव, और फिर स्मॉलर एरिया भी उसका इंड्यूरेशन हो गया तो मान लो कि पॉजिटिव ही है ये, ठीक है। पॉजिटिव फॉर दिस टाइप ऑफ क्लाइंट, इट इज़ पॉसिबल फॉर द क्लाइंट इन्फेक्टेड विथ HIV to have a false negative readings because of an immunosuppression factors. Option 2, 3 and 4 are incorrect interpretations. चलो नेक्स्ट क्या बोला है कि the nurse is instructing the hospitalized clients with diagnosis of एम्फाइसेमा। एक क्लाइंट है जो हॉस्पिटलाइज है और उसको एम्फाइसेमा डायग्नोसिस हुआ है अबाउट मेजर्स दैट विल एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग डिस्पनिक पीरियड्स। आपको यहाँ पे उसका ब्रीदिंग जो है वो डिस्पनिक पीरियड्स के ड्यूरिंग इफेक्टिव करना है, अच्छा करना है। विच पोजीशन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अज्यूम, तो यहाँ पे पेशेंट कौन सी पोजीशन में बैठेगा कि वो इजीली ब्रीदिंग कर पाएगा। सिटिंग अप इन बेड, साइड लाइंग इन बेड, सिटिंग अप इन अ रिक्लाइनर पोजीशन या रिक्लाइनर चेयर, सिटिंग अप एंड लीनिंग ऑन एन ओवर बेड टेबल। कार्डियक टेबल देखा है ना आपने, बस सिटिंग अप बैठेगा, लीनिंग ऑन एंड ओवर बेड टेबल। देखो सिटिंग अप इन बेड वो भी नॉर्मल है, उसके अंदर भी इजीली ब्रीथ कर सकता है। साइड लाइन में तकलीफ पड़ेगी, सिटिंग इन रिक्लाइनर वो उसके लिए है नहीं, पर ये बोला है ना जो प्रॉपर कि सिटिंग अप एंड लीनिंग ऑन एंड, आगे की ओर झुका हुआ होगा, बैठा हुआ होगा, और ओवर बेड कार्डियक टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख के रखा हुआ होगा, तो उसके अंदर तो वो इजीली ब्रीदिंग कर पाएगा। तो इसके लिए इफेक्टिव कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है, सिटिंग अप एंड लीनिंग ऑन एन ओवर बेड टेबल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। देखो क्या बोल रहा है कि पोजीशन दैट विल असिस्ट द क्लाइंट विथ एम्फाइसेमा with breathing includes sitting up and leaning out and over bed table, sitting up and resting the elbows on the knees, ठीक है, and standing and leaning against the wall, ये भी ये कर सकता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है कि अ पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज़, एक पेशेंट है जिसका हिस्ट्री है कि वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है, प्रेजेंट विथ कन्फ्यूज़न, वो हमारे पास आया है, उसको कन्फ्यूज़न, एटेक्सिया एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो गया है। विच विटामिन डेफिशिएंसी इज़ मोस्ट लाइकली कोज ऑफ दिस सिम्टम, तो इसमें से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो ये दिखा रही है कि उसको इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हुई, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है कि जो पेशेंट अल्कोहल पीता है उसमें कौन से विटामिन की कमी हो जाती है, बस बराबर। तो ये विटामिन B1 थायामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 कोबालामाइन की डेफिशिएंसी, साइनोकोबालामाइन की डेफिशिएंसी है, या विटामिन डी कॉलीकैल्सिफेरॉल की डेफिशिएंसी। पेशेंट अल्कोहल लेता था, प्रेजेंट हमारे पास आया कन्फ्यूज़न, एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, तो यहाँ पे उसको विटामिन B1 थायामिन की कमी है। कौन सी है, विटामिन B1 थायामिन की कमी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखो कैसे कि द ट्रायड ऑफ कन्फ्यूज़न, एटेक्सिया एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये ट्रायड है। कन्फ्यूज़न, एक कन्फ्यूज़न, दूसरा एटेक्सिया और तीसरा ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये ट्रायड है। सजेस्ट करता है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, क्योंकि कन्फ्यूज़न है तो वो एन्सेफेलोपैथी ब्रेन के रिलेटेड है, इसके लिए हम बोलेंगे कि ये वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी को दिखा रहा है। विच रिजल्ट फ्रॉम थायामिन डेफिशिएंसी, कि जो थायामिन डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। कॉमनली एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक अल्कोहल यूज़, जो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करता है उसके अंदर देखने को मिलता है। विटामिन B6 डेफिशिएंसी कैन कोज न्यूरोपैथी, विटामिन B6 अगर अफेक्ट होता है तो न्यूरोपैथी होती। विटामिन B12 अफेक्ट होता है तो मेगालोब्लास्टिक अनेमिया होता, बराबर। और यस, उसको पर्नीसियस एनीमिया भी बोलते हैं ना, B12 की डेफिशिएंसीज।
एंड विटामिन डी डेफिशिएंस होता तो कोई ना कोई बॉन्ड डिसऑर्डर करवाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यस, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, थायामाइन, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी के ट्रायड, कन्फ्यूजन, अटेक्सिया एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिल रहा है। फिर अ क्लाइंट हैज़ बिन टेकिंग आइसोनियाजाइड, जो एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फॉर 2 मंथ। एक क्लाइंट है, आइसोनियाजाइड ले रहा है 2 महीनों से। द क्लाइंट कंप्लेन्स टू द नर्स अबाउट नम्बनेस, पैरेस्थेशिया, और वो नर्स को बता रहा है कि मुझे ना नम्बनेस, पैरेस्थेशिया, वीकनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन आता है एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। द नर्स इंटरप्रेट्स दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग विच प्रॉब्लम। आइसोनियाजाइड जो है ना उसकी साइड इफेक्ट होती है, वो आपको यहाँ पे पूछा है। नॉर्मली पूछ लेते ना कि साइड इफेक्ट्स ऑफ द आइसोनियाजाइड, तो भी आंसर मिल जाता, पर यहाँ पे आपको घुमाया है, आपको दिखाया कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस वाला है, तभी तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेता है आइसोनियाजाइड, टीबी की एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, 2 महीने तक ले रहा है, आपके पास आया और बोल रहा है कि मुझे नमनेस, पैरेस्थेशिया, टिंगलिंग हो रहा है। तो अब मुझे क्या हो रहा है बताइए ना, हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो रहा है, स्मॉल ब्लड वेसल का स्पाजम हो रहा है, या इम्पेयर्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन हो रहा है। तो इसके अंदर जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो इसके अंदर जो है वो पेरिफेरल न्यूराइटिस हो रहा है। आइसोनियाजाइड की जो है वो साइड इफेक्ट्स है, ये क्या, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाना। और इसी के लिए आइसोनियाजाइड के साथ विटामिन B6 पीरिडॉक्सिन भी देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए पहले से, ठीक है। तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, आइसोनियाजाइड का ये साइड इफेक्ट्स है, उसका टॉक्सिसिटी है और ये देखने को मिलता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। देखो, आइसोनियाजाइड इज एन एंटी ट्यूबरक्यूलर मेडिकेशन। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड इज पेरिफेरल न्यूराइटिस मैनिफेस्टेड बाय नम्बनेस। पेरिफेरल न्यूराइटिस की वजह से उसको नम्बनेस, टिंगलिंग एंड पैरेस्थेशिया इन दी एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलता है, और उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम साथ में ही इसके पीरिडॉक्सिन, विटामिन B6 देते रहते हैं। ऑप्शन 1, 3 एंड 4 आर नॉट एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन इन दी क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस सेशन में जो ट्यूबरक्यूलोसिस के रिलेटेड है, कैंसर के रिलेटेड है ना, करेक्ट वे। ड्रग देखी ना, बुसुल्फान, साइक्लोफोस्फामाइड, यस, फिर सल्फाजाइन बर्न के रिलेटेड थी, है ना। द नर्स हैज़ गिवन अ क्लाइंट टेकिंग इथाम्ब्यूटॉल इन्फॉर्मेशन। इथाम्ब्यूटॉल भी टीबी की ही ड्रग है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिकेशन, क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दे रही है, इथाम्ब्यूटॉल ले रहा है क्लाइंट, ठीक है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स द इंस्ट्रक्शन। इफ द क्लाइंट स्टेट्स दैट ही और शी विल इमीडिएटली रिपोर्ट विच फाइंडिंग। अगर इथाम्ब्यूटॉल ले रहा है तो क्या दिखेगा, उसके साइड इफेक्ट्स थे, वो आपको कॉमनली पूछा है बस। तो इथाम्ब्यूटॉल में हमने याद रखा था राहुल गांधी डेफिशिएंसी। राहुल गांधी का मतलब R फॉर द रेड कलर, गांधी का G मतलब ग्रीन, बराबर, रेड ग्रीन कलर उसको दिखेगा तो ये बता देगा बस। तो इसको समझ आ गया, आपने उसको नॉलेज दिया इथाम्ब्यूटॉल के बारे में कि हम आपको इथाम्ब्यूटॉल दे रहे हैं, ये लेने से आपको ये हो सकता है, अगर आप ये होगा तो हमारे पास आके हमको बताइएगा। इम्पेयर्ड सेंस ऑफ हियरिंग, ये तो स्ट्रेप्टोमाइसिन में होता है। 8th क्रेनियल नर्व का डिजीज डैमेज हो जाता है और उसमें जो है टिनिटस, रिंगिंग साउंड और डेफनेस भी हो जाता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी सिक्रीशन। ऑरेंज रेड कलर ये देखने को मिलता है कहाँ पे, रिफाम्पिसिन जब आप लेते हो ना तब देखने को मिलता है, इसमें नहीं। तो डिफिकल्टी इन डिस्क्रिमिनेटिंग द कलर ऑफ रेड फ्रॉम ग्रीन, बोला ना मैंने अभी, राहुल गांधी तो हो गया ना रेड ग्रीन कलर, तो आपको वो होता है ना इथाम्ब्यूटॉल में, तब आप बोलोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि डिफिकल्टी इन डिस्क्रिमिनेटिंग, आप लाल कलर को लाल नहीं बता पाओगे, ग्रीन कलर को ग्रीन नहीं बता पाओगे, जब आप इथाम्ब्यूटॉल लेते हो तब डिफिकल्टी होगी आपको वो आइडेंटिफाई करने में, तो आप तुरंत डॉक्टर को बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। देखो, इथाम्ब्यूटॉल जो है उसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, विच डिक्रीजेज विजुअल एक्यूटी and the ability to discriminate between the colors red and green. This poses a potential safety hazard when a client is driving a motor vehicle. और ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, सेफ्टी हज़ार्ड करेंगी। अगर कोई पेशेंट है वो ड्राइविंग कर रहा है, बराबर, और उसको तो रेड ग्रीन कलर में पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है ना। द क्लाइंट इज टॉट टू रिपोर्ट दिस सिम्टम इमीडिएटली। द क्लाइंट ऑल्सो इज टॉट टू टेक दिस मेडिकेशन विथ फूड। उसको ये भी बोलना है कि इथाम्ब्यूटॉल को आपको खाने के साथ लेना है, क्योंकि ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट अकर करवाती है, इसीलिए। इम्पेयर्ड हियरिंग रिजल्ट्स तो एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी की स्ट्रेप्टोमाइसिन से होती है, वो 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। ऑरेंज रेड कलर डिस्कलरेशन तो रिफाम्पिसिन की वजह से होता है, जो टीयर का, सलाइवा का, सबका ये कलर कर देती है, बराबर। ये मैंने आपको वैसे ही समझा दिया था ऑप्शन में। चलो गुड। नेक्स्ट देखो कि क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एक क्लाइंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में जिसको चेस्ट पेन हो रहा था
एंड हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, उसके साथ में उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी था। चेस्ट पेन हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, शेड्यूल्ड फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन, उसको कार्डियक कैथेटराइजेशन डालने का शेड्यूल्ड कर दिया है, ठीक है, उसको डालना है। मतलब विच मेडिकेशन वुड नीड टू बी विदहेल्ड, ऐसी तो कौन सी मेडिकेशन है जो आप बंद कर दोगे 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है, जो 24 आवर बिफोर द प्रोसीजर आप बंद कर दोगे ना, तो 48 आवर्स ऑफ द आफ्टर प्रोसीजर भी आपको बंद ही करनी है। ऐसी कौन सी जो है आपको यहाँ पे जो है दवाई होगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या पूछा है आपको कि 24 आवर्स के बिफोर एंड 48 आवर्स के बाद में आपको तब तक कोई मेडिकेशन अभी नहीं लेनी है। वो कौन सी मेडिकेशन हो सकती है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, चेस्ट पेन हो रहा था, आप हॉस्पिटल गए, बोला कि कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा दो। अभी कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर जो करवानी है तो आपको 24 घंटे पहले, प्रोसीजर के 24 घंटे पहले और प्रोसीजर के 48 आवर्स बाद तक कौन सी दवाई को बंद करनी है? ग्लिपिजाइड को, मेटफॉर्मिन को विद होल्ड कर देंगे, रेपेनग्लिडिन को, या फिर रेगुलर इंसुलिन को। बोलो कौन सी ड्रग है जिसको आप बंद कर दोगे कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए? क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट मीडियम का काम करेगी कार्डियक कैथेटराइजेशन का, इसीलिए कर देंगे, ऐसे ही नहीं करते। मेटफॉर्मिन, कौन सी? मेटफॉर्मिन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में चलती है और उसको हम बंद कर देंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट का काम करेगी कार्डियक कैथेटराइजेशन के साथ में, इसीलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पे रहेगा। देखो क्या बोला है कि मेटफॉर्मिन नीड्स टू बी विदहेल्ड 24 hours before and 48 hours after cardiac catheterization because of the injection of contrast medium, क्योंकि इंजेक्शन है contrast medium during the procedure का काम करती है। if the contrast medium affect the kidney, अगर ये contrast medium जो है उसने किडनी को अफेक्ट किया, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है मेटफॉर्मिन वाला, और वो उसने अगर किडनी को आपकी अफेक्ट किया ना तो किडनी फंक्शन को बिगाड़ देगी। विथ मेटफॉर्मिन इन द सिस्टम द क्लाइंट वुड बी एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस, उसकी वजह से क्लाइंट को इंक्रीज रिस्क हो जाएगा लैक्टिक एसिडोसिस का। द मेडिकेशन इन द रिमेनिंग ऑप्शन डू नॉट नीड टू बी विदहेल्ड, बाकी जो भी मेडिकेशन है ना हमारे पास, ग्लिपिजिडिन है, रिपाग्लिनिड है, रेगुलर इंसुलिन है, इसको आपको कोई भी 24 घंटे पहले बंद करने की, 48 आवर्स तक बंद करने की ज़रूरत नहीं है कार्डियक कैथेटराइजेशन में, बट मेटफॉर्मिन को करना पड़ेगा वरना कॉन्ट्रास्ट मीडियम पे इफेक्ट लाती है, इसीलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 35 ईयर ओल्ड मैन है, प्रेजेंस विद एन एक्स एग्रीगेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो 35 ईयर का ओल्ड मैन ये बता रहा है कि सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में, और नीड फॉर एडमायरेशन, उसको नीड फॉर एडमायरेशन चाहिए, लैक ऑफ एम्पैथी है उसको फॉर अदर्स से कि कोई मुझे एम्पैथी नहीं दे रहा है, ये बिकम्स वेरी अपसेट, बहुत ही अपसेट रहता है, व्हेन अ क्रिटिसाइज्ड विच इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो इस पेशेंट को क्या है, इस पेशेंट को नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है, या स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है। 35 का पेशेंट है, एक्स एग्रीगेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, नीड फॉर एडमायरेशन उसको चाहिए, उसको सेल्फ इम्पोर्टेंस खुद का पता ही नहीं है, उसको सबसे एडमायरेशन चाहिए कि लोग आगे मुझे बोले और मैं मानूंगा, लैक ऑफ एम्पैथी है अदर्स से, और अपसेट रहता है, क्रिटिसाइज रहता है, तो ये उसका नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। कौन सा है? नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या दिखाई दे रहा है? नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट में क्या होता है, इन्वॉल्व्स ग्रैंडियोसिटी, वो खुद को बहुत ही महान बताता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं लोगों का भला कर सकूँ, ठीक है, इसलिए मुझे खाने का, सोने का, किसी के भी लिए टाइम नहीं है। नीड फॉर एडमायरेशन एंड लैक ऑफ एम्पथी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट होता तो वो एक्सेसिव इमोशनली होता, अटेंशन सीकिंग होता, लोगों का ध्यान खुद की ओर खींचता, ठीक है, उसको बोलते हैं अटेंशन सीकिंग, और इमोशनली एक्सेसिवली इमोशन होता, रोता, कुछ भी नहीं होता फिर भी रोने लगता, कुछ भी नहीं होता फिर भी जोर जोर से हंसने लगता, मतलब लोग उसकी ही ओर देखे, ठीक है। और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स अनस्टेबल रिलेशनशिप, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट जिसका रिलेशनशिप अनस्टेबल रहेगा, उसका मूड ओके रहेगा नहीं। स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट मार्क्ड बाय डिअटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप,
वो सोशल रिलेशनशिप से डी अटैच होगा, उसको किसी के भी साथ गैदरिंग में जाना ये वो कुछ भी पसंद होगा नहीं। एंड लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशन, और कुछ भी लिमिटेड एक्सप्रेशन दिखाएगा, हंसेगा तो भी लिमिटेड, रोएगा तो भी लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड होगा उसका एक्सप्रेशन, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये है। तो आपको समझ आ गया। देखो नार्सिसिस्टिक में ग्रैंडियोसिटी दिखाएगा, नीड फॉर एडमायरेशन होगा, एम्पथी नहीं होगी। हिस्ट्रियोनिक के अंदर वो एक्सेसिव इमोशनली होगा, अटेंशन सीकिंग होगा। बॉर्डर लाइन में उसका अनस्टेबल रिलेशनशिप और मूड होगा। स्किजोइड के अंदर उसको डी अटैचमेंट होगा सोशल रिलेशनशिप से, और लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाएगा। ठीक है, चलो तो ये सेशन को मॉडल पेपर 3 वाले पार्ट 2 को हम यहीं एंड करेंगे। पार्ट 3 को हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद अस, लाइक दिस सेशन एंड रिवाइज्ड इट। ओके, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। थैंक यू।